अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट। तो भाई साहब, जो चाइना इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चला है, तो खान साहब की वीडियो काफ़ी डिटेल में होगी। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू एंड पर देंगे। कॉल करते हैं, यू वांट टू वीडियो स्टार्ट। जय हिंद। देखिए, चाइना का एक इतिहास रहा है कि वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है और अपने देश के अंदर हो रहे विद्रोहों को दबाने के लिए अपनी जनता को मीडिया से दूर रखता है और विदेशी आक्रमण या किसी छोटे मोटे लड़ाई का सहारा लेता है ताकि वहाँ की देश इसे भूल सके। ऐसे ही 1962 में हुआ था। 1960 में माओ के खिलाफ वहाँ आंतरिक विद्रोह की संभावना हो रही थी। माओ ने इसका फायदा उठाते हुए 62 की लड़ाई थोप दी भारत के ऊपर और अक्साई चीन का एरिया कब्जा कर लिया। उसी समय इसने ताइवान के इसे क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश को अपना दक्षिणी तिब्बत कहता था। ऐसा नेहरू के समय हुआ था। अभी यहाँ पर सी जिनपिंग जो है, इसके समय भी बहुत तेजी से विरोध हो रहा है। चाइना में सी जिनपिंग के खिलाफ बहुत तेजी से बगावत हो रही है। इसने भी वही सहारा लिया जनता का ध्यान भटकाने के लिए। इसने भी भारत से लड़ाई थोपने के लिए कई बार अक्सर उत्साह वाले काम किए हैं। अभी हाल में इसने तवांग में घुस गया। अरुणाचल प्रदेश का जगह है तवांग घाटी। तवांग में जहाँ बोमडीला दर्रा भी है, तवांग जिला में है, वहां पे चाइनीज सैनिक ऊपर आने लगे भारतीय पोस्ट पर। भारतीय सैनिकों ने ले डंडा मार के कपार फाड़ दिया सब चाइनीज सबका। एक भी भारतीय को किसी भी तरह की गंभीर चोट नहीं आई है, ना ही कोई भारतीय सैनिक शहीद हुआ है। ये हमारे रक्षा मंत्री का खुद का संसद में दिया हुआ स्टेटमेंट था। और वहीं चाइनीज मीडिया इस पर एकदम चुप है। जब चाइनीज पिटाते हैं सब ना, तो एकदम चुप हो जाते हैं। आपको याद होगा जो जून 2020 पिटाया था, 6 महीना बाद बोला था कि हाँ हम लोग पिटा गए। वो सब इतनी होता है, ऐसा आके भाज रहा था, सब मार यहाँ पे लाठी लाठी का पार फाड़ दिया सब चाइनीज सबका। चाइना वहां से भाग निकला और अभी चाइना कुछ नहीं बोल रहा है। अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये कभी ताइवान के ऊपर अटैक करता है, कभी ये भारत की ओर। अभी इसके जो फाइटर जहाज थे सब, वो कई बार उत्तराखंड के पास में मडराने लगे सब। उत्तराखंड के पास मडराने के भी कई रीजन है। उत्तराखंड में अभी भारत और अमेरिका की सेना यहाँ बहुत करीब नंदा देवी पर्वत के पास आकर चाइना के पास युद्ध अभ्यास की। इसीलिए वो अपने ड्रोन को, और उसने सबसे बड़ा जो बमवर्षक जहाज बना है S-20, ये बमवर्षक जहाजों को भारत की सीमा के पास उड़ाते रहता है। तो भारतीय सेना भी अपनी वायु से एयरफोर्स को तुरंत एक्टिवेट कर देती है और एयरफोर्स भी ऊपर से जाके वार्निंग देने लगती है कि अगर इधर की ओर आओगे तो तुम्हारा भी इलाज कर दिया जाएगा बढ़िया से। चाइना को पता चल गया है कि भारत की अब विदेश नीति जो है काफी एग्रेसिव हो गई और ये होना भी चाहिए। हमें अपने दुश्मनों को पहचानने में क्षणिक भी देर नहीं करनी चाहिए। इंडियन एयरफोर्स अब काफी तेजी से चाइना का मुकाबला करने लगती है। चाइना के साथ समस्या ये है कि यहाँ पे तिब्बत है। तिब्बत का पठार इतना ऊंचा है कि यहाँ पे कितना भी बेहतरीन जहाज दे दीजिए, कितना भी बेहतरीन जहाज, वो अपने फुल कैपेसिटी से नहीं उड़ सकता है, क्योंकि तिब्बत के ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है और किसी भी जहाज हो गया उसमें ईंधन जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होती है। तो यहाँ कितना भी बढ़िया जहाज रहेगा, यहाँ से यहाँ आने में अपनी पूरी पावर नहीं लगा सकता है। जबकि भारत का जहाज तो इधर ही रखा हुआ है, यहाँ पर इसके लिए ज्यादा उधर नहीं है, इसी को ज्यादा दिक्कत आता है। आपको पता होगा तिब्बत और हिमालय के ऊपर से कोई कमर्शियल जहाज जाते भी नहीं है सब यहाँ पे। तो इंडियन एयरफोर्स काफी एग्रेसिव में इसमें आगे बढ़ रही है, लेकिन चाइना इसे अन्य जगहों से घेरना चाह रहा है। पाकिस्तान के सहारे घेरना चाह रहा है, इधर मलक्का के सहारे, इधर तंजानिया के सहारे, तंजानिया के साथ इधर से मलक्का को इधर से, और ऐसे चारों ओर से चाइना भारत को घेरना चाह रहा है। हालांकि भारत भी इससे अब काउंटर अटैक के मूड में आ गया है। भारत अपने वायुसेना की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। एयर बेसेस को भारत बढ़ाया जा रहा है। अभी गुजरात में दीसा एयरबेस का शिलान्यास किया गया। यह एयरबेस बहुत जरूरी था। दीसा एयरबेस कहाँ है, उससे पहले आपको पाकिस्तान के एयरबेस का आइडिया होना चाहिए। पाकिस्तान का इधर का एरिया है बलूचिस्तान, इधर उसके दुश्मन कम है अफगानिस्तान है, तो उसमें अफगानिस्तान के पास कोई उतना टेक्नोलॉजी ही नहीं है। और उसका ज्यादातर एयरबेस अगर आप देखेंगे तो ये भारत की ओर मिलेगा। ये उसने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, POK पे कब्जा कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो ये पाकिस्तान के बहुत सारे एयरबेस है, जिसमें एक तो यहाँ शहबाज एयरबेस इसका बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ F-16 जहाजें रहती हैं। शहबाज एयरबेस, सुकूर एयरबेस, यहाँ पर मीरपुर एयरबेस, ये 3 एयरबेस पाकिस्तान के बहुत ही फ्रंट लाइन की एयरबेस है भारत को आगे की ओर काउंटर करने के लिए। और एक कश्मीर के पास में आया स्कार्दू एयरबेस। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हो भैया स्कार्दू एयरबेस कहाँ, POK में ही है स्कार्दू। तो कुछ जगह जो है ना करंट में जब फेमस हो जाते हैं तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है, इसलिए याद रखने आता है। तो यहाँ मीरपुर एयरबेस,
सुकूर एयरबेस और यहाँ शाहबाज एयरबेस, यहाँ पर इन एयरबेस से भारत में अंदर तक हमला किया जा सकता था। इसको काउंटर करने के लिए जोधपुर में फलोड़ी एयरबेस था, गुजरात के कच्छ में नलिया एयरबेस था। तो ये यहाँ से इसे काउंटर किया जा सकता था, इसे काउंटर किया जा सकता था। लेकिन अभी पीएम मोदी ने यहाँ पर एक दीसा एयरबेस का उद्घाटन किया। दीसा एयरबेस जो है अब यहाँ से और अंदर तक काउंटर अटैक किया जा सकता है। तो ये एयरबेस भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको हर तरह से काउंटर अटैक के लिए रेडी रहना है, क्योंकि चाइना लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करते जा रहा है। तो ये एयरबेस जरूरी है। भारत अब अपने जितने भी एयरबेस हैं उसको, उसमें जो जहाज़ों को रखने के लिए बंकर है उसे अब नए मॉडल से अपग्रेड कर रहा है। उसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन हार्डन एयरक्राफ्ट शेल्टर। ये इतने मजबूत होते हैं कि रनवे के बाद जहाज को अगर इसमें ले आ देते हैं तो इसके ऊपर 1000 किलो का भी बम गिरा दिया जाता है ना, इसको कोई असर नहीं होता है। इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। देखिए ये जहाज इसी के अंदर था, ये जहाज इसके अंदर था, इसको रख के तोड़ा है सब, ये ऊपर वाला ब्लास्ट हो गया है, जहाज चुपचाप निकल के चला गया। तो ये भारत इसको बहुत तेजी से अपने हर एक एयरबेस में इसको ला रहा है, ताकि जहाज जो है एयरबेस पे भी सेफ रह सके, ताकि युद्ध की स्थिति में काउंटर अटैक किया जा सके। भारत इसको बहुत भली भांति से समझ गया है कि अब हम लोगों को एग्रेसिवली आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चाइना लगातार हमें घेरते आ रहा है। इसलिए भारत ने अपने यहाँ, ये तो हो गया अफगानिस्तान के लोगों को भारत से बहुत लगाव रहता है। तो भारत में रिलेशन अच्छा है, लेकिन पीओके कब्जा करने की वजह से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर है आपका तजाकिस्तान। ये ताजिकिस्तान जो जगह है, यहाँ पर भारत 2 एयरबेस ले रखा है। यहाँ से हम चाइना के लिए भी काउंटर अटैक कर सकते हैं, यहाँ से पाकिस्तान के डीप एरिया में भी काउंटर अटैक कर सकते हैं। 2 एयरबेस है यहाँ पर, एक का नाम है ऐनी एयरबेस और एक का नाम है फारकोर एयरबेस। तो ये दोनों एयरबेस ताजिकिस्तान में, फारकोर और ऐनी एयरबेस, इससे हम लोग चाइना के एरिया में काउंटर अटैक और पाकिस्तान में कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा काम कब करेगा? चाइना यहाँ पे सड़क बना रहा है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको इधर से तो अटैक करता ही हो सकता है, इस एयरबेस के थ्रू यहाँ से भी अटैक किया जा सकता है। इसलिए भारत को अब रेडी रहना है, क्योंकि चाइना में अगर ज्यादा विवाद होगा तो पक्का किसी ना किसी से उलझेगा। तो उधर या तो उलझेगा ताइवान से, नहीं तो इधर उलझेगा भारत से। इसलिए सतर्क रहना है। हम लोग के लिए भी एक तरह का ये लिटमस टेस्ट है। हालांकि भारत बहुत तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, लेकिन चाइना का सोच क्या है? वो सिल्क रूट के माध्यम से भारत को घेरना चाह रहा है। लेकिन चाइना की टेंशन क्या है? वो मलक्का के पास से यहाँ से भारत को, ये उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मलक्का के पास भारत बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार है। ये अंडमान निकोबार में हमारी 3 सेना रहती है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना। साथ ही यहाँ नीचे में कोकोस आइलैंड है, कोकोस आइलैंड। चाइना यहाँ से या तो मलक्का से होकर निकलेगा या तो सुंडा से होकर निकलेगा। अगर मलक्का से होकर निकलेगा तो अंडमान निकोबार में कुछ आएगा, और अगर सुंडा से होकर निकलेगा तो कोकोस में कुछ आएगा। देखिए कोकोस आइलैंड हमारा नहीं, देखिए कोको अलग है। कोको आइलैंड म्यांमार के पास है, हम ही लोग का था, नेहरू ने गिफ्ट दे दिया यहाँ पे। ये कोकोस आइलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने समझौता कर रखा है कि एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल करने के लिए, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं यहाँ से काउंटर करने के लिए। इसलिए चाइना को पता है कि इस एरिया में हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए चाइना मलक्का को अपने डेलिमा दुविधा समझता है, मलक्का डेलिमा। इसलिए वो डायरेक्ट इस एरिया से, समुंदर से घूम के नहीं आना चाहता है, वो डायरेक्ट सड़क के माध्यम से अपने सामान को यहाँ लाता है और इस रास्ते से निकल जाता है। यहाँ पे उसने बहुत बड़ी सड़क बना रखी है, इस सड़क के चारों ओर फैक्ट्री, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल्स, अलग अलग चीजों को खोल रखा है। इसका नाम है CPEC। CPEC को काउंटर करना भी बहुत जरूरी है, जो ग्वादर पोर्ट से जुड़ता है। यहाँ पर CPEC के लिए यहाँ पर हमको ऐनी एयरबेस और फारखोर एयरबेस यहाँ से काउंटर कर देंगे, और यहाँ ईरान का चाबहार बंदरगाह हम इसे काउंटर करके आइसोलेट कर सकते हैं। इसलिए रेडी रहने के लिए जरूरी है। हालांकि भारत के पास इसके अलावा भी बहुत सारी संभावना है। यहाँ पर चाइना इतना तेजी से एक्सपांड किया कि अफ्रीका का देश है जिबूती में इसने अपना एक सैन्य अड्डा ले लिया। अब जिबूती समुद्र का इतना पतला रास्ता है कि अगर यहाँ स्वेज नहर से कोई भी जहाज यूरोप से आएगी तो उसे जिबूती से जाना ही पड़ेगा, और जिबूती पे उसने एक भाड़े पे सैन्य अड्डा ले लिया यहाँ पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहां इसने सैन्य अड्डा लिया है वहां से थोड़ी ही दूरी पर फ्रांस का भी सैन्य अड्डा है, और हमारा और फ्रांस का समझौता है कि हम एक दूसरे के सैन्य अड्डे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ ही पैसा दे के सैन्य अड्डा ले रहा है, भारत वहां ऐसे ही पहुंच सकता है।
इसके अलावे जरूरी है भारत सरकार को कि यहाँ पे यमन में अभी अशांति फैली हुई है। यमन का यह सोकोत्रा आइलैंड भारत के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि अगर हमारा सोकोत्रा आइलैंड पर अब अगर प्रेजेंस बन गया तो यहाँ से हम ग्वादर बंदरगाह को काउंटर कर सकते हैं, यहाँ से हम जिबूती को काउंटर कर सकते हैं, और यहाँ से हमारी सप्लाई लाइन को भी कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अभी यमन के सोकोत्रा आइलैंड पर किसी का ध्यान नहीं गया है। यहाँ पे करना चाहिए, सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। चाइना ने इतना ज्यादा मात्रा में लोन दे रखा है अफ्रीकी देशों को कि उन्हें अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया, और इस जाल में फंसाया बढ़िया से तंजानिया को। तंजानिया जो है, इसका एक जंजीबार द्वीप है जो दुनिया में सबसे ज्यादा लौंग के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तंजानिया के सभी समुद्री तटों को चाइना मांग रहा है कि हमको दे दो लीज पे, ये सारे समुद्र तट पे हम अपने बंदरगाह बनाएंगे। और आपको पता है कि चाइना अगर बंदरगाह बना दिया तो वहां अपनी पनडुब्बी नौसेना की जहाजों को लाएगा। हम लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद चाइना का जहाज यहाँ पर अपना लंगर डाल ही दिया। इसलिए इसे काउंटर करने के लिए भी भारत के पास कई सारे द्वीप हैं। सेशेल्स का द्वीप एजम्पशन आइलैंड, जिस पे भारत अपना मतलब बेस बनाने वाला है, सेशेल्स में यहाँ पर है। मॉरिशस में एग्लीगा द्वीप है। ये दोनों द्वीप यहाँ से काउंटर अटैक के लिए यहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि भारत को पहले से अब रेडी रहना चाहिए, क्योंकि चाइना में जहां उथल पुथल होगा तो शी जिनपिंग अपने देश की जनता का ध्यान अपने ओर से हटाने के लिए वो या तो ताइवान की ओर हमला करेगा या तो फिर भारत की ओर। हालांकि भारत की ओर करेगा नहीं, अब उसको पता है कि 62 नहीं रह गया, यहाँ पे आदमी दौड़ा के मारेगा उसको। हालांकि युद्ध में अब अगर देखेंगे तो वर्तमान परिदृश्य में कई सारी चीजें चेंज हो गए हैं। यूक्रेन युद्ध में ड्रोन ने पूरी तरह से कंप्लीट सिनेरियो को ही चेंज कर दिया। तुर्की जैसा देश ड्रोन के मामले में, ईरान जैसे देश ड्रोन के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। तुर्की का कौन सा ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचाया, और रूस जैसे शक्तिशाली देश को ईरान से क्यों ड्रोन मंगाने पड़े, इसे भी हम लोग समझेंगे। उससे पहले आप लोग को सूचना भाई, यूपीएससी वाले बैचों के लिए देखिए, बहुत सारे लड़के आप लोगों को हम बताए भी थे यूपीएससी के लिए। जून में ही हम आपको अनाउंस किए थे कि यूपीएससी बैच आएगा जून में। लेकिन यूपीएससी बैच सबसे बेहतर बन सके, इंडिया में वर्ल्ड क्लास के टीचर्स का सिलेक्शन हो सके, इसलिए काफ़ी डिले हो गया था इस मैटर को लेकर। लेकिन अब बहुत अच्छे अच्छे टीचर जुड़ चुके हैं हम लोग के साथ। हिस्ट्री के लिए मणिकांत सर हैं, आपके पॉलिटी के लिए राजेश मिश्रा सर हैं, और भी बहुत सारे टीचर हैं हम लोग के। एक एक करके अब हम लोग सबके बारे में जानते चलेंगे। यहाँ पर यूपीएससी के बैच में जितने लड़के इनरोल नहीं हो पाए थे, अब आप लोग इनरोल हो जाएंगे, ताकि जो लड़के ऑलरेडी एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं वो इनरोल हो चुके हैं। तो यूपीएससी वाले बच्चे आप लोगों के लिए बहुत कम में फी है, 7500 में। ये हो सकता है कि कुछ 8000 के आसपास या फिर इसी में रहेगा, इतना फीस है। सबसे कम फी, एकदम क्वालिटी वाइज सबसे बेहतरीन रखा गया इसको। इसमें आपका पीटी और मेंस सभी को कवर कराया जाएगा, जैसा कि आपको वादा किए थे कि हम लोगों को यूपीएससी के सेक्टर में बहुत आगे काम करना है। ये ज़रूरी भी है, क्योंकि हिंदी मीडियम के लड़के जो गांव के पृष्ठभूमि के थे, बड़ी फीस की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे। मेरी भी मजबूरी थी, एप्लीकेशन में उतना जगह नहीं था, जिस वजह से हमको एप्लीकेशन के लड़कों को बोलना पड़ा। फिर आप लोग यूट्यूब परिवार आपको कैसे छोड़ सकते हैं, तो आप लोग को भी कर रहे हैं। तो गाँव का जितना भी लड़का है, जिन लोगों को अब दिल्ली जाने के लिए पैसे नहीं थे, अब वहाँ गाँव तक में आपको अब शिक्षा दी जा सकती है। तो अभी ये है आपका, जितना जल्दी इसमें इनरोल हो जाएंगे लोग, उतना जल्दी क्लास हो जाएगा। क्योंकि एप्लीकेशन वाले ऑलरेडी इनरोल हो गए हैं, तो उनको 2 दिन हम रोक लेंगे। संडे को आप दोनों लोग को जैसे उनका पहले से एडमिशन हो गया, आप लोगों को इधर 4 दिन टाइम देते हैं, फिर संडे से हम दोनों का क्लास एक साथ चालू कर देंगे। तो जो लोग एप्लीकेशन पे ऑलरेडी जुड़ गए हैं, उन लोगों का क्लास संडे तक के लिए थोड़ा सा डिले किया गया, ताकि इन लोगों को भी एक साथ जोड़ के क्लास को आगे प्रोसीड किया जा सके। तो संडे से तक आप लोग को टाइम है। आप यूपीएससी में जितने नए लड़के हैं जुड़ेंगे, और एक एक करके आपको सारे टीचर से हम इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे। आप लोगों को भी बहुत मजा आने वाला है। अब यूपीएससी में क्या है कि अब फीस कम होने की वजह से बहुत नॉर्मल फीस कर दी है। पहले आप जाएंगे तो 2-2.5 लाख रुपए फीस पड़ती है दिल्ली में। आप वैसे ही टीचर से जो दिल्ली में हैं, उन्हीं लोगों से एकदम बेहतरीन मार्गदर्शन में आप लोग शिक्षा लेंगे। और अब जो कहा जाता था हिंदी मीडियम के लड़कों का रिजल्ट नहीं होता था, तो अब बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो गरीबी की वजह से नहीं शिक्षा ले पाते थे। अब उन लोगों के लिए भी एक मौका है। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। अब एक एक करके हम आपको यूपीएससी के शिक्षक लोगों से मिलाते रहेंगे। आप लोगों से भी कहते हैं मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, माँ बाप का सपना पूरा कीजिए, देश बदलिए, और कोशिश कीजिए कि जब अधिकारी बने तो एकदम जमीनी लेवल पे काम करें, ताकि देश आगे बढ़ सके। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। चलें जी, वीडियो खत्म होगी, और जो विवाद चल रहा है इंडिया चाइना का, उस पर बात कर रहे थे खान सर। तो इसमें मेन जो उन्होंने टॉपिक समझाया ना, वो ये था कि
जिस कंट्री के भी जो बेस है ना, जहाँ पर भी जिसके ज्यादा बेस बनते हैं, जिस तरह चाइना गिराव करता जा रहा है इंडिया को, पाकिस्तान में भी बना रखे हैं, और भी जो है वो चारों ओड़ी उसने भाई बना रखे हैं। हाँ, चारों ओड़ी उसने बना रखे। तो अक्सर जो है अफ्रीका के जो कंट्री है वहाँ पर भी वो बंदरगाहें बनाकर, लेकिन चाइना ने जहाँ जहाँ पर भी कब्जा किया हुआ है ना, जहाँ उसने बनाया हुआ अपने बेसिस, इंडिया ने भी ना, या उसके खुद के हैं, उसके करीब करीब, या उसके दोस्तों के हैं। सही बात। इंडिया पीछे नहीं है इस दौड़ में। इंडिया काउंटर करने में वो भी एक स्टेप आगे चल रहा है। एक कदम चलता है, वो 2 कदम चल देते हैं। चलने पड़ेंगे भाई, नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे, फिर वो पछताएंगे, और बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। और भाई साहब, जब तक एक और बात भी है कि ये ना हुकूमतें जो है ना बड़ा ही चूरन देती हैं भाई। अभी कुछ जंग की हालत, जंग का माहौल पैदा कर देते हैं, जंग का माहौल। अपनी कुर्सी, हम तो कह रहे थे कि पाकिस्तान में ही हमारे जो सियासी लोग ऐसे हैं, ये तो पूरी दुनिया में भाई ऐसे लोग हैं। और चाइना के अंदर खराबी देखो, अपनी आर्मी को मरवा रहा है वो अपनी कुर्सी के, इकोनॉमियों को लेकर उसके खराबी चल रही, तो वो बॉर्डर पे खराबी कर रहे हैं। अब लोगों का ध्यान जो है, चलो तबीयत सेट होगी ना, एक दफा टकोर करेंगे ना रात को सोते वक्त, तो फिर वो तबीयत उनकी और भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन भाई साहब, और इस तरह बेहतर होगी तारा भाई, या तो चूरन ज्यादा दे, बोले हमारी तरह, जिस तरह हमारे कुरान बोलते हैं हमने इंडिया को ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। अगर वो बोलेंगे तो ये चूरन बिकेगा, अगर बोलेंगे हम उल्टा मुंह भी खा कर आए हैं तो आवाम और भड़केगी। सही बात। पता तो लग भी जाए, जितनी वायरल इंडिया की वीडियो, लेकिन ये ना उन्होंने अपने मीडिया को भी तो दबा रखा है ना भाई। हाँ, ये भी है। लेकिन पैर वाले मीडिया जो है ना, उधर से तो नहीं देख, नहीं वो भी नहीं पुलिस होती है ना हर भाई, मुल्क की अपनी, वो नहीं दे सकते। कोई VPN लगा कर देखेगा तो उस पर भी पाबंदी, चाइना इस सिस्टम में बहुत आगे है। हाँ, तो ये जो है ना, बाकी भाई साहब बात ये है कि अभी जो हालात है ना, ये पहले जैसे नहीं रहे। 1962 में और थे, अब जो है, और जिस तरह 1962 की बात करें तो उस दौर में जो सियासतदान थे उनकी ये सोच थी कि हमने बॉर्डर के साथ जो है ना वो कोई चीज़ बनानी नहीं, रास्ता नहीं बनाना, रोड नहीं बनाना। तो आज वो नहीं रहा। आज देख लें मोदी जी के दौर में भाई, वो जिस तरह गुजरात में भी वो एयर बेस बनाने जा रहे हैं, तो वो इसी तरह ही भाई बनेंगे। तो वो देखा कितना वो मजबूत तगड़ा बनाया कि 1000 किलो का भी अगर उसमें बम ब्लास्ट करें तो वो फाइटर जेट को कुछ नहीं होने वाला। तो इतने महंगे हैं तारक भाई, बना लीजिए तो हर एक उसका फायदा देखो कितना है। फायदा तो है, इतने महंगे फाइटर जेट होंगे, उसके अंदर समा जाएंगे, नुकसान भी नहीं होगा। और सी पैक जो है ना भाई साहब, फायदा तो चाइना का ही था, लेकिन देख लें उसने पाकिस्तान को ही फंसाया, फायदा उसका ज्यादा है। और पाकिस्तान देख लो, उसको कर्जा दिया, पाकिस्तान की इस्तेमाल की, उसको कर्जा दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है, और फायदा भी ज्यादातर उसको ही होने वाला है। बिल्कुल, उसकी आवाम फायदा दे नहीं रही उसको, वो नहीं रही हमारे पैसे वापस करो। अब बेचारा जो है वो मिलते तरले काटले में मेरा पैसा वापस कर दो ना। अफ्रीका वाले जिसको भी दिया ना वो दिवाली, तो ये लूटने के लिए पता नहीं कड़वे पैसे, वो पनौती साले के पास पैसे ही पनौती हैं। दिवाली जिसको देता है उसको उसका ही भट्ठा बहा देता है। श्रीलंका का भी जो है। बाकी भाई इंडिया जो है ना इस वक्त ना वो 62 वाला नहीं, काफी बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। तो जिस तरह इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, और भाई साहब आजकल के लौंडे बोलने जा रहा था, आजकल के जवान जो है ना भाई साहब, देश के लिए भाई, ये नहीं मैं कहूंगा कि वो पुराने जवानों का भाई जज्बा नहीं था, बहुत जज्बा था। उनका भी जज्बा था, उनके पास ना हथियार होते थे, अच्छे नाम, अच्छी वर्दी होती थी, तो वो फिर भी लड़ पड़ते थे भाई। तो आज तो भाई साहब सब कुछ है, बिल्कुल अच्छे हथियार हैं, इतने और एक और बात तारक भाई, अपने दम पर ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा फायदा तो ये है ना भाई साहब, वगैरह भी कुछ नहीं, अपने दम पर आत्मनिर्भर है ना भाई साहब। अपने दम पर रहेंगे, लड़ेंगे ना, चाइना का क्या बनेगा? अपने दम पर रहेंगे तो ठीक रहेंगे। हमारी तरह अगर हर चीज बाहर से मंगवाएंगे तो अगलों का जब जी चाहे वो बंद कर दे, मुंह की खानी पड़ेगी। भाई अगर लड़ना है तो भाई अपने दम पर लड़ो, किसी के वो बातों में आकर लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन भाई साहब इस जंग में ना इंडिया का फायदा है ना चाइना का फायदा है, फायदा है जी अमेरिका। ये इंडिया जीते या चाइना जीते, जब इन दोनों का नुकसान हो गया तो अमेरिका को बहुत फायदा होगा। तो मैं यही चाहूंगा कि ये सीख जाएं दोनों, आपस में ऐसे मुआहदे करें कि ये लड़ाई झगड़ा रुक जाए,
और अमन शांति हो जाए खित्ते में भाई, बिल्कुल, ताकि जो है ये खित्ता ग्रो करे। सही बात, ये लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, कुछ नहीं। और चाइना आपस को में भी छोटी समझना छोटी चाहिए। झड़पों से ना अपने आपसी ताल्लुक आ जाता, तजारत वगैरह उसको ना हाँ, चाइना को भी रुकना नहीं समझना चाहिए कि ये ना हमें अमेरिका को फायदा दे रहा है हाँ। इस लड़ाई से। तो ठीक है भाई साहब, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।